हेलो दोस्तों, राम मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इस वीडियो में मध्यकालीन बिहार का इतिहास। यह जो है आरबीडी बुक बिहार समान ज्ञान जो खान सर के बुक से है। हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे बिहार का प्राचीन इतिहास और बिहार में धार्मिक आंदोलन। वहाँ से जितने भी प्रश्न बने थे हम वही सभी आपको करवा दिए हैं। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर एक बार देख लीजिएगा। यह जो है एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है। इस वीडियो में हम मध्यकालीन बिहार से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम ये सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करते समय आपको यह ध्यान रहे। अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। यह जो वीडियो होगा बिहार के ऑल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। आइए देखते हैं। यह जो है पढ़ेंगे एग्जाम व्यू से कि बिहार से संबंधित ऑल एग्जाम में कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिएगा, जिसमें हम देखेंगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास। देखिएगा, मध्यकालीन बिहार का इतिहास का स्रोत हम पहले जानेंगे। मध्यकालीन बिहार के इतिहास जानने का कौन कौन सा स्रोत है हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको देख सके। देखिएगा, एक मिनट। देखिए, और जो भी हम आपको बोलेंगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण लगे। देखिएगा, जिसमें से हैं बिहार के मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ उत्तर पश्चिम सीमा पर तुर्क के आक्रमण से होता है। बिहार के मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ उत्तर पश्चिम सीमा पर तुर्क के आक्रमण से होता है। मध्यकालीन बिहार की इतिहास की जानकारी, मध्यकालीन बिहार के इतिहास की जानकारी जो हमें मिलता है स्रोत में अभिलेख, नुहानी राज के स्रोत, विभिन्न राज्यों एवं जमींदारों के राजनीतिक जीवन एवं अन्य स्रोत से मिलता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा ग्रंथ हो सकते हैं, शिलालेख हो सकते हैं और स्तंभ लेख भी हो सकते हैं, और यूरोपीय यात्री के विवरण से भी मिल सकता है। देखिएगा, इसमें से हम देखेंगे। देखिएगा, मध्यकालीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत, जिसमें से एक है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत और तीसरा है यात्रा वृत्तांत। मध्यकालीन बिहार के ऐतिहासिक जानने के 3 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? तो 3 स्रोत हैं। आपको यह दिख ही रहे होंगे। जिसमें से साहित्यिक स्रोत में एक है सल्तनत कालीन साहित्य और दूसरा है मुगलकालीन साहित्य। सल्तनत कालीन साहित्य में हम देखेंगे तबकाते नासरी एवं क्या तारीख़े फिरोजशाही वाकायम के तो मुश्ताकी अफसाना जहाँ के बारे में देखेंगे। इसके अलावा अकबरनामा, आलमगीरी नामा, तुझे की बाबरी, तुझो के जहांगीरी, यह जो है मुगल साहित्य से संबंधित है। पुरातात्विक साहित्य से जो है सोनार अभिलेख, बोधगया अभिलेख, पंचम पात्र अभिलेख, राजगीर जैन अभिलेख, बेदी वन अभिलेख, भभुआ अभिलेख है। इसके जो अलावा है देखिएगा यात्रा वृत्तांत में मुगल कालीन साहित्य के राल फिच, जॉन मार्शल, मनुची, माइनरॉक, एडवर्ड टेरी हैं। लेकिन यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि तबकाते नासरी के लेखक कौन हैं? तो मिनहाज उज सिराज हैं। तारीख़े फिरोजशाही के लेखक कौन है? तो बर्नी है। कौन है? तो बर्नी है। बकिया में क्या तो मुश्ताकी के लेखक क्या तो रिज कुल्हा द्वारा है। अफसाना जहाँ के लेखक शेर कबीर हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। आलमगीरी के नामक मोहम्मद कासिम हैं। तुझे के बाबरी के लेखक बाबर हैं। तुझो के जहांगीर के लेखक जहांगीर हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से पुस्तक हैं जो किसके द्वारा रचित हैं। साहित्य स्रोत में देखेंगे सोनखोर अभिलेख जो बल्लाल सेन से संबंधित है। बोधगया अभिलेख जो बुद्ध सेन से संबंधित है।
पंचोम ताम्रपत्र अभिलेख समुद्रगुप्त संग्राम गुप्त से संबंधित है। राजगीर के जैन अभिलेख फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। क्या तो बेदी वन अभिलेख मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। भभुआ अभिलेख शेर शाह सूरी से संबंधित है। भभुआ अभिलेख जो है शेर शाह सूरी से संबंधित है। ये जो है राउल फिच, जॉन मानुची, मैनरिक, एडवर्ड टेरी है। देखिएगा, अब यहाँ से देखेंगे, बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, बिहार का मध्यकालीन युग 12वीं शताब्दी से माना जाता है। 12वीं शताब्दी से माना जाता है। मुस्लिम आक्रमणकारी से पूर्व बिहार 2 राजनीतिक क्षेत्रीय भागों में विभक्त था। एक है दक्षिणी बिहार का क्षेत्रीय भाग और दूसरा है उत्तरी बिहार का क्षेत्रीय भाग। देखिएगा आगे क्या था, 1 मिनट। देखिएगा, दक्षिण बिहार का क्षेत्रीय भाग है जिसमें मगध है। तब पूछेंगे मगध किस क्षेत्र में पड़ता है, तो बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। जैसे ये देखिएगा, ये थोड़ा सा मैप है बिहार का, और ये जो है बिहार के दक्षिणी भाग में क्या पड़ता है, तो मगध पड़ता है। क्या पड़ता है, तो मगध पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा आगे क्या है, तो उत्तर बिहार के क्षेत्रीय भाग में उत्तर बिहार में तिरहुत क्षेत्र आता है। तिरहुत क्षेत्र जिसमें मिथिला राज प्रमुख है। विद्यापति द्वारा रचित के तो कीर्तिलता के अनुसार कर्नाट्य वंश शासक हरि सिंह के पश्चात मिथिला और राजनीतिक अराजकता का माहौल था। तब पूछेंगे मगध कहाँ था, तो दक्षिणी बिहार में मगध दक्षिणी बिहार में था, और उत्तरी बिहार में तिरहुत था। आप इसे ध्यान से याद रखें, तिरहुत या मिथिला है उत्तरी बिहार में। जिस बीच हम देखेंगे मिथिला का कर्नाट्य वंश। देखिएगा, कर्नाट्य वंश या सिमराव वंश या देव राजवंश का उदय जो हुआ था 1097 में हुआ था। कहाँ, तो मिथिला में हुआ था। इसकी राजधानी बारा जिले के सिमरावगढ़ में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। कर्नाटक वंश का संस्थापक नान्यदेव है। तो पूछेंगे कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन है, तो नान्यदेव है। नान्यदेव एक महान शासक था। इस वंश का उदय पाल शासक रामपाल द्वारा हुआ था। इस वंश का उदय पाल शासक रामपाल द्वारा किया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा, 1 मिनट, हाँ, कर्नाटक वंश की बोले हैं। देखिएगा, कर्नाटक वंश के शासनकाल में मिथिला का स्वर्णयुग, तब पूछेंगे मिथिला को जो है स्वर्णयुग कहा जाता है, जो उत्तरी बिहार में पड़ता है। इस वंश के शासक ने उन क्षेत्रों को नियंत्रित किया जिन्हें आज हम भारत और नेपाल में तिरहुत या मिथिला के रूप में जानते हैं। यह पूर्व में महानंदा नदी, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडक नदी और उत्तर में हिमालय से घिरा है। देखिएगा, 1 मिनट, क्या बोले हैं, भारत और नेपाल में तिरहुत और मिथिला का रूप जाने जाते हैं। भारत में नेपाल और तिरहुत के मिथिला के रूप जाने जाते हैं। पूरा में जो पड़ता है, पूरा में महानंदा है। दक्षिण में गंगा नदी है। पश्चिम में गंडक नदी है। और उत्तर में हिमालय है। उत्तर में क्या है, तो हिमालय। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा आगे क्या है, तो नान्यदेव, क्या बोले हैं, नान्यदेव का बेटा गंगदेव एक योग्य शासक था। कर्नाटक वंशीय शासक ने सेन वंश से युद्धरत रहे थे। कर्नाटक वंश के शासक नरसिंह देव बंगाल के सेना शासक से परेशान होकर तुर्की से सहयोग लिया, और उसी पर बख्तियार खिलजी भी बिहार पर अभियान किया था। नरसिंह देव ने धन देकर उसे संतुष्ट कर लिया, और नरसिंह देव का साम्राज्य तिरहुत दरभंगा तक फैला है। नरसिंह देव का जो साम्राज्य है तिरहुत, क्या बोले हैं, तिरहुत दरभंगा तक फैला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है, तो देखिएगा क्या है, तो कर्नाटक वंश पर तुर्क सेनापति तुगल के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मास्वामी ने की थी।
बिहार और बंगाल पर गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 से 25 में अधिपत्य कर लिया था। इसी अभियान के क्रम में कर्नाटक क्षेत्र पर भी विजय प्राप्त कर लिया। उस समय मिथिला के शासक हरिसिंह देव कर्नाटक वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। इस्लामिक आक्रमण के बाद उनका शासन समाप्त हो रहा और उन्हें नेपाल की पहाड़ी की ओर भागने को मजबूर होना पड़ा। अंततः काठमांडू, जो नेपाल में पड़ता है, काठमांडू के मल्ल वंश मिथिला भाषा के संरक्षक होने के लिए जाने जाते हैं। तो नेपाल की राजधानी कहाँ पड़ता है? तो काठमांडू। नेपाल की राजधानी वर्तमान कहाँ पड़ता है? तो काठमांडू। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, देखिएगा 1 मिनट क्या है। तो इसी प्रकार उत्तरी पूर्वी बिहार में कर्नाटक वंश 1325 में समाप्त हो गया। तब पूछेंगे कर्नाटक वंश की समापन कब हुआ? तो 1325 में हुआ था। गया और मिथिला के नवीन राजवंश का शासन शुरू हुआ। गया और मिथिला। तो देखिएगा, गया और मिथिला में नवीन राजवंश शुरू हुआ, जिसे आइन वार वंश के नाम से जाना जाता है। आइन वंश के नाम से भी जाना जाता है। गया जो है सबसे गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा जिला है, जो बिहार के दक्षिण भाग में पड़ता है। आगे देखेंगे बिहार एवं मामलुक वंश। बिहार का एवं मामलुक वंश देखिएगा। बिहार और मामलुक वंश में देखेंगे, बिहार पर सबसे पहले विजय पाने वाले मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी थे। तब पूछेंगे बिहार पर सबसे पहले किस मुस्लिम आक्रमणी ने विजय पाए? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी थे। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने आक्रमण की और वेदांतपुरी बौद्ध विहार नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट किया। तो बख्तियार खिलजी तो थे। बख्तियार खिलजी वेदांतपुरी विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया? तो नष्ट कर दिया था। तो किसने? तो बख्तियार खिलजी। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। देखिएगा क्या? तो बख्तियार खिलजी ने बिहार में बख्तियारपुर नामक नगर की स्थापना की थी। बख्तियार खिलजी तो था, बिहार में बख्तियारपुर नगर की स्थापना भी की है। बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण तुर्क ने इस क्षेत्र को बिहार का प्रदेश कहा। बख्तियार खिलजी की हत्या के पश्चात उसे बिहार शरीफ के तो इमादपुर में दफनाया गया। बिहार शरीफ की इमादपुर में। तो पूछेंगे बख्तियार खिलजी को कहाँ दफनाया गया? तो बिहार शरीफ में ही दफनाया गया था। लेकिन कहाँ? तो इमादपुर में दफनाया गया था। देखिएगा 1 मिनट आगे। हाँ 1 मिनट देखिए क्या है। तो 1 मिनट देखिए, बख्तियार खिलजी की मृत्यु 1206 में होता। पूछेंगे बख्तियार खिलजी की मृत्यु कब होता? 1206 में होता। बख्तियार खिलजी की मृत्यु 1206 के बाद अली मर्दान बिहार का कार्यकारी शासक बना। बख्तियार खिलजी के बाद अली मर्दान शासक बना। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासन था जिसने बिहार पर आक्रमण किया। तो इल्तुतमिश जो थे बिहार पर आक्रमण किया था कब? तो 1225 में। देखिएगा, लेकिन 1225 में बिहार एवं बंगाल का सफल अभियान किया और उसने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर लिया था। बिहार शरीफ और बाढ़ पर, जैसे देखिए इल्तुतमिश जो था बिहार शरीफ, क्या बोले हैं? बिहार शरीफ और बाढ़ पर नियंत्रित कर ली थी। आगे देखिएगा क्या? तो आगे नियंत्रण राजमहल की पहाड़ी, क्या बोले हैं? राजमहल की पहाड़ी में तौलियागढ़ी शासक इवाज की सेना से मुठभेड़ हुई तथा इवाज ने अधीनता स्वीकार कर लिया और आत्मसमर्पण कर दी। किसने? तो इवाज ने। आगे देखिएगा क्या है? तो इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली की प्रथम प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया था, परंतु शीघ्र ही इवाज ने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद इल्तुतमिश का पुत्र नासिरुद्दीन
इल्तुतमिश का पुत्र कौन है? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद। अंत में वह आया और बलबन की मृत्यु के पश्चात, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत में पुनः दिल्ली सल्तनत से बिहार पुनः स्वतंत्र हो गए। बिहार पुनः स्वतंत्र हो गए अर्थात आज़ाद हो गए। देखिएगा आगे। मामलुक राजवंश के समय तुर्कमनेर बिहार शरीफ के अलावा शाहबाद जो गया में पड़ता है, पटना, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा, सासाराम, विक्रमशिला इत्यादि क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया, परंतु दक्षिण बिहार में तुर्क का उतना प्रभाव क्षेत्र नहीं था। दिल्ली सल्तनत में 1296 दिल्ली सल्तनत जो 1290 में खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 में। आप किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा, उसके शासनकाल में बिहार का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं अपितु बंगाल के शासक रुकनुद्दीन कैकुवास के अधीन हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में दरभंगा में एक सेना भेजी, किंतु दरभंगा के राजा शार्क सिंह ने इस सेना को पराजित किया और कुछ समय पश्चात शेख मोहम्मद इस्माइल ने किया को बंदी बना ली और दिल्ली में ले आया। बाद में शर्क सिंह अलाउद्दीन खिलजी से समझौता हो गया और समझौता के दौरान माध्य संबंध में इतने मधुर हो गए कि अलाउद्दीन खिलजी रणत भौर अभियान में शर्क सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी की ओर से भाग लिया। बिहार में शाहपुर के भोजपुर जिला जैसे खिलजी कालीन में सिक्के से प्राप्त हुए। खिलजी कालीन, तब पूछेंगे खिलजी कालीन सिक्के कहाँ बने? तो बिहार शरीफ के शाहपुर और भोजपुर जिला में क्या तो खिलजी वंश के सिक्के भी मिले थे। आगे हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने बिहार बंगाल अभियान के दौरान हरिसिंह देव पर आक्रमण किया था। गयासुद्दीन तुगलक बिहार बंगाल के दौरान हरिसिंह देव पर आक्रमण किया था। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा तिरहुत में एक टकसाल शहर में नवीन रखी गई, जिसे तुगलकाबाद अथवा तिरहुत कहा गया। तुगलकाबाद एवं तिरहुत कहा गया किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कहा। तुगलक काल में संभवतः दरभंगा शहर का नाम तुगलकपुर रखा गया था। मुगल काल में बिहार शरीफ की राजधानी थी। यहाँ से फिरोज शाह तुगलक की एक फारसी अभिलेख प्राप्त हुई है। आगे देखिएगा। फिरोज शाह तुगलक 1351 में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक पूछेंगे दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बना? तो 1351 में सुल्तान बना है। बिहार में उससे संबंधित 3 प्रारंभिक अभिलेख प्राप्त हुए। फिरोज शाह तुगलक से कमजोर उत्तराधिकारी कालांतर में बिहार क्षेत्र में नियंत्रण नहीं रखे गए। तुगलक काल में मलिक इब्राहिम या मलिक बाया एक प्रमुख शासक था। बिहार शरीफ में पहाड़ पर स्थित इसका मकबरा अपने शंक्वाकार गुंबद के कारण स्थापित कला का सुंदर उदाहरण माना जाता है। आगे देखिएगा क्या है, तो 1 मिनट देखिए। 13वीं सदी के मध्य मिन्हाज ए सिराज द्वारा रचित तबकात नासरी में बिहार का नाम मिलता है। 13वीं सदी के मध्य में मिन्हाज ए सिराज द्वारा रचित तबकात नासरी में बिहार नाम का उल्लेख मिलता है। आगे देखिएगा। बिहार में अफगान शासन देखिएगा। 1 मिनट। हाँ, 1529 में बाबर ने घाघरा के युद्ध में अफगानों को पराजित किया। तो घाघरा का युद्ध बाबर लड़ा था कब? तो 1529 में अफगानों को पराजित किया। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेरशाह के नेतृत्व में पुनः अफगान का उदय हुआ था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था या फरीद खां भी कहा जाता है। बिहार में सहरसा या सासाराम के जागीरदार हसन खां का पुत्र था। हसन खां का पुत्र कौन था? तो
शेरशाह सूरी था। तब पूछेंगे हसन खां के बेटा हसन खां के बेटा कौन थे? तो शेरशाह सूरी थे। एक बार से बिहार के सुल्तान बहार खां लोहानी ने क्या बोले हैं? बहार खां लुहानी ने शेरशाह को शेरखां की उपाधि दी है। जिसके कारण शेरखां की उपाधि मिली है। शेरशाह ने बाबर की सेना में अस्त्र शस्त्र एवं कुशल युद्ध की नीति का परीक्षण प्राप्त किया था। शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य 2 युद्ध हुए। शेरशाह और हुमायूं के मध्य कितने युद्ध हुए हैं? तो 2 युद्ध हुआ है। एक है चौसा का युद्ध 26 जून 1539 और दूसरा है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था। और दोनों युद्ध में शेरशाह ही जीते थे। दोनों युद्ध में कौन? तो शेरशाह ही जीते थे और हुमायूं को पराजित हुई थी। एक मिनट देखिएगा। आगे क्या? तो इन दोनों में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा शेरशाह क्या बोले हैं? शेरशाह एक सुव्यवस्थित प्रणाली का प्रबंध किया और उसने भूराजस्व व्यवस्था में जब्त प्रणाली लाई गई, जिसमें पट्टा एवं काबूलियत की पद्धति प्रारंभ की गई थी। बाहरी आक्रमण से ज़्यादा की सुरक्षा हेतु किले को मजबूत बनाया। बिहार में स्थित रोहतास का किला इसका प्रमुख उदाहरण है कि अब्दुल्ला की रचना तारीख़-ए-दाऊदी में उल्लेख है कि शेरशाह ने पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था। इस नगर को बिहार की राजधानी कहा गया था। शेरशाह ने संचार व्यवस्था को प्रभावी करने के लिए सराय एवं डाक चौकियों का निर्माण किया था। किसने? तो शेरशाह ने। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या? तो देखिएगा शेरशाह के शासन काल में स्थापित क्षेत्र का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शेरशाह अष्टकोणीय मकबरा इसका प्रमुख उदाहरण है। भारतीय इस्लामी शैली में नामांतरित एवं सासाराम में स्थित मकबरा का निर्माण हुआ है। शेरशाह ने स्वयं प्रभाव किया है, किंतु इस्लाम शाह द्वारा इसका निर्माण पूर्ण किया गया था। आगे देखिएगा। 1 मिनट। देखिएगा क्या बोले हैं? सासाराम में 20 मील दक्षिण पश्चिम में शेरगढ़ नामक एक किलेनुमा महल निर्मित है। किसने करवाया था? शेरशाह ने। पटना में भी शेरशाह द्वारा बनाई गई एक मस्जिद का प्रमाण मिलता है। शेरशाह का भूमि सुधार के अंतर्गत भूमि के नाप में भूमि का निर्धारण किया गया। सैन्य सुधार पर ध्यान दिया गया। ये घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। किसने भी की? तो शेरशाह ने भी शुरू किया था। शेरशाह सूरी ने शुद्ध चांदी का रुपया एवं तांबा का दाम प्रचलित करवाया। शेरशाह ने तब पूछेंगे शेरशाह ने चांदी का शुद्ध रुपया चलवाया था एवं तांबे का दाम चलवाया था। किसने? तो शेरशाह। यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं ताकि यह रिवीजन करते समय एक बार आपको इस पर नज़र पड़ सके। आगे देखिएगा। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कें बंगाल से सिंध, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान तक, ये सड़कें का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने ही करवाया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जलाल खां, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है। तो शेरशाह के पुत्र कौन थे? तो शेरशाह के पुत्र जलाल खां इस्लाम था। 1555 में क्या बोले हैं? 1555 में सरहिंद या मच्छीबाड़ के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराकर सूरवंश का अंत किया था। देखिएगा 1555 में
सरहिंद या मछीबाड़ के युद्ध 1555 में हुआ था। हुमायूं ने सिकंदर सूरी को हराया और सूर्यवंश का अंत किया था। आगे है देखिएगा, तो यहाँ पर प्रश्न ये पूछा जाता है कि सरहिंद या मछीबाड़ का युद्ध कब हुआ था? 1555 में। किसके बीच? तो हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच, सिकंदर और सूरी के बीच। इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या? तो मुगल कालीन बिहार 1526 से 1674, 1526 से 1674। देखिएगा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित की है। तब पूछेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध कब होता है? तो 1526 में बाबर जो था इब्राहिम लोदी को हरा दिया है। इब्राहिम लोदी को हरा दिया। जो इब्राहिम लोदी जो था लोदी वंश के अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक था। आप इसे ध्यान से रखिएगा। भारत में मुगल वंश की स्थापना, किंतु बिहार क्षेत्रों पर मुगल 1574 से 1580 के मध्य अधिकार किया। तो क्या बोले? मुगल वंश की स्थापना 1526 में होता है। 1526 में होता है। आप कौन करते हैं? तो बाबर करते हैं। कौन करते हैं? तो बाबर करता है। आगे देखिएगा, शासक बिहार के महान अफगान शासक शेरशाह द्वारा पराजित सूर्यवंश के पतन के बाद भी अफगान के अधीन बना रहा। ताज खां कर्रान, सुलेमान खां, दाऊद खां करनानी के अधीन हो गए। मुगल शासक अकबर ने 1574 में बिहार पर आक्रमण किया है। तब मुगल शासक अकबर पूछेंगे बिहार पर कब आक्रमण? तो 1574 में आक्रमण किया। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और पटना पर अधिकार किया। 1674 में आक्रमण किया और पटना पर अधिकार किया। दाऊद खां भाग गया था 1574 ईस्वी में। दाऊद खां भाग गए थे 1574 ईस्वी से 1580 तक। बिहार पूर्व मुगलों के अधीन रहा 1574 से 1500। तब पूछेंगे बिहार जो था मुगलों के अधीन कब तक रहा था? 1574 से 1580 तक अधीन रहा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा है 1580 ईस्वी और 1580 ईस्वी तक बिहार को मुगल साम्राज्य का एक सूबा प्रांत घोषित किया गया था। 1880 तक, 1580 तक है। खान ए खानम क्या मुनीम खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। खानम मुनीम खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या है? तो देखिएगा, मुगल सूबेदार शाह राजा मान सिंह ने बिहार साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। आईने कबरी के अनुसार बिहार 7 सरकारों तथा बिहार मुंगेर, तिरहुत, हाजीपुर, रोहतास, चंपारण, सारण में विभाजित थे। मुगल प्रशासनिक सुधार में इसने 199 परगनों में विभाजित थे। आगे क्या देखेगा, राजकुमार परवेज ने 1621 में मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। बिहार का सूबेदार बनने वाला वह पहला मुस्लिम राजकुमार था। कुछ समय पश्चात शहजादा खुर्रम शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शाहजहां परवेज से पटना, रोहतास आदि क्षेत्र छीन लिया गया था। आगे क्या है तो देखिएगा, 1658 में औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। देखिएगा 1658 में औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य विश्व युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब विजय हुई। औरंगजेब ने राजकुमार आजिम को बिहार का सूबेदार बनाया। आजिम ने पटना का आजिमाबाद एवं उसका सौंदर्यीकरण करवाया था। आजिम के बेटे फर्रुखसियर याद रखिएगा। आजिम के बेटे कौन है? तो फर्रुखसियर का जन्म पटना में हुआ था। फर्रुखसियर पहला मुगल शासक था जिसका राजाभिषेक 1773 ईस्वी में बिहार पटना में हुआ था। इसके बाद 1661 में मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का भी
विविध राज्याभिषेक हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा, औरंगजेब ने 1700 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया। तो पूछेंगे औरंगजेब ने 1700 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया गया था। 1717 में देखिएगा, 1717 में फारूक सियर, क्या बोले, फारूक सियर ने उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। असीर ही बंगाल का स्वतंत्र शासक बन बैठा। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित कर मुर्शिद कुली खां के बाद क्या थे सुजाउद्दीन, मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन 1227 से 39 ईस्वी तक क्या तो सरफराज खां 1539 से 1739 से 1740 तक बंगाल का नवाब रहे थे। ध्यान से रखिएगा, कौन तो मुर्शिद कुली खां, जिसे सरफराज भी कहा जाता है। अलवर्दी खां 1740 से 1756, अलवर्दी खां 1740 से 1756, 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना था। 1740 ईस्वी में अलवर्दी खां बंगाल का नवाब बनता है। देखिएगा, इसने मुगल सम्राटों को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थानीय बना लिया। राजगद्दी पर अधिकार के बाद उसने मुगल बादशाह को अपनी सत्ता को पुष्टि के लिए नाराज भेजा, परंतु उसके बाद उस अपने 16 वर्ष के शासनकाल में उसने मुगल बादशाह को एक ही बार में राजस्व नहीं भेजा था। वह नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। अलवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी। अलवर्दी खां की कितने पुत्रियां थी तो देखिएगा, अलवर्दी खां की 3 पुत्रियां था, जिसमें से एक का विवाह ढाका में हुआ था, दूसरी का विवाह पूर्णिया में हुआ था और तीसरी का विवाह पटना में हुआ था। तीसरी का विवाह कहाँ था? पटना में हुआ था। 1756 ईस्वी में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बनता है, जिसे अलवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। 1757 में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हुआ तथा इसके मध्य भारत में अंग्रेज का प्रभुत्व प्रारंभ हुआ था। तब पलासी का युद्ध 1757 में किसके बीच हुआ था? अंग्रेज सिराजुद्दौला के बीच। आगे देखिए क्या तो बिहार में सिख। मध्यकालीन बिहार में सिखों का गहरा संबंध है। सिख धर्म में कुल 10 गुरु थे। गुरु नानक, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्म के स्थान के रूप में पटना सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। गुरु नानक द्वारा गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव आदि की यात्रा करते हुए राजमहल जाने की चर्चा उनके जीवन लिखने वाले अनेक विद्वानों में से गुरु नानक ने इस क्षेत्र में धर्म प्रचार के लिए शिष्य बने थे। तब पूछेंगे गुरु नानक जी थे कहाँ था? राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कहलगांव में किए थे। सिख के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर बिहार में आगमन 17वीं सदी में हुआ था। वे सासाराम गए होते हुए पटना आए। गुरु के पटना निवास के दिन ही उन्हें आसाम की ओर प्रस्थान करना पड़ा। उन्हें सम्राट औरंगजेब राजपूत सेनापति से सहायता देनी पड़ी। आगे देखिएगा, पटना से प्रस्थान के समय उन्हें अपनी गर्भवती पत्नी गुजरी देवी को भाई कृपालु चंद्र के संरक्षण में छोड़ दिया गया था। यही पटना देखिएगा, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। लगभग 4.5 वर्ष की आयु में बाल गुरु पटना नगर छोड़ने अपने पिता के आदेश पर पंजाब में आनंदपुर चले गए।
1776 में गुरु गोविंद सिंह 1776 में गुरु गोविंद सिंह सिंह 10वें गुरु बने हैं। 1676 में सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह बने तथा 1699 में 1676 में बनता है सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु 1676 में बनता है 1676 में, और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। तो पूछेंगे खालसा पंथ के संस्थापक कौन है, तो गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक। कब, तो 1699 में किया था। यह जो है देखिएगा, यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गई हैं। तबकात श्री हरि मंजरी देसाई, जिसे श्री पाटन साहिबा के नाम से भी जाना जाता है, पटना में सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पटना में सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने किए थे। इसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। आगे देखिएगा क्या है, तो 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु गुरु गोविंद सिंह 1718 ईस्वी में 1718 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी माता साहिबा देवी के प्रति बिहार में सिख धर्म की भांति श्रद्धा बनी रही थी। ध्यान से याद रखिएगा। आगे क्या है, तो देखिएगा मध्यकालीन बिहार की सांस्कृतिक प्रगति। मध्यकालीन बिहार में सांस्कृतिक प्रगति का क्रम बने रही एक समन्वय परंपरा विकसित हुई, जिसमें सूफी संतों की देन महत्वपूर्ण थी। बिहार में आरंभिक सूफियों 12वीं सदी के मुख्यतः मानेर में सबसे पहले संत इमाम ताज मुख्यतः फकीम प्रमुख थे। आगे देखिएगा 13वीं सदी में अनेक सूफी सिलसिले बिहार में सक्रिय रहे, जिनमें से चिश्ती, कादारी, सुहारवादी, मादरी, फिरदौसी सिलसिले प्रमुख थे। इन सिलसिलों में फिरदौसी को सर्वाधिक लोकप्रिय बने। 14वीं सदी में सबसे प्रमुख संत क्या तो सरफुद्दीन क्या तो अहिया मनेरी, इसका संबंध फिरदौसी सिलसिले से भी है। आगे क्या तो देखिएगा 1 मिनट। विभिन्न सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता एवं सामाजिक सद्भाव का तथा सह-अस्तित्व का भी उपदेश दिया है। आगे देखिएगा क्या है, तो देखिएगा समन्वय परंपरा के महान प्रतिनिधि संत दरिया साहब पर कबीर के विचार पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इनके अनुयायी क्या तो पर्यंतपंथी कहलाए। इस पंथ में इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म भी संश्लेषित थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। मध्यकालीन भारत में विद्या और शिक्षा के केंद्र भी बिहार में ही प्रधानता थी। फारसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र पटना, बिहार से भागलपुर आदि थे। शिक्षा केंद्र के पटना में की संख्या 18वीं सदी के पश्चात बनी रही। आगे देखिएगा क्या, तो 1 मिनट देखिएगा हाँ, बिहार में क्या बोले हैं देखिएगा। बिहार में मध्यकालीन स्थापित कला के रूप में तुर्क, अफगान, मुगल स्थापित का उदाहरण देखने को मिलता है। 1353 में मलिक इब्राहिम का मकबरा तुगलक शैली पर आधारित है। इसकी प्रत्यक्ष प्रेरण गियासुद्दीन तुगलक के बारे में की गई है। इसका प्रमाण इसकी दुलानी दीवारों और लबूदरे गुंबद को देखा गया थे। 1545 में निर्मित शेरशाह का मकबरा संपूर्ण भारत में अफगान शासक का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अष्टकोणीय मकबरों की श्रृंखला के अंतिम में इस मकबरे की विशेषता मुगल शैली में विकसित पड़ी है। 1616 में निर्मित दौलता का मकबरा जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतीय इब्राहिम खां करार ने बनवाया था। ऐसे अकबरकालीन या समन्वयी मुगल शैली का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। इस शैली का प्रतिनिधित्व रोहतासगढ़ के दुर्ग निर्मित मुगल कालीन महल द्वारा किया गया था।
1784 में 1748 के आसपास 1748 के आसपास निर्मित एवं प्रभातवादी मुगल शैली पर आधारित पटना सिटी में स्थित नवाब हैबत जंग का मकबरा भी अपनी सुंदर जालियों के लिए उल्लेखनीय है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, बिहार के मध्यकालीन से जितने भी प्रश्न बनते थे हम ये सभी आपको करवा दिए हैं। आप यह वीडियो पुनः दोबारा देख लीजिएगा, ताकि बिहार के मध्यकालीन से जितने भी प्रश्न बनते हैं वे सभी आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।